क्लास 10th नागरिक शास्त्र का ये पहला अध्याय है, लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी। तो आइए इसके अभ्यास के प्रश्नों को। तो पहला प्रश्न देखिए, हर सामाजिक विभिन्नता सामाजिक विभाजन का रूप नहीं लेती है, कैसे? तो इस प्रश्न का आंसर करने से पहले हमें सामाजिक विभिन्नता और सामाजिक विभाजन ये क्या है इसके बारे में पहले समझना होगा। तो आइए इसको हम लोग समझ लेते हैं और इसके बाद आंसर करेंगे। तो यहाँ पे आप समझिए, पहले सबसे पहले देखिए यहाँ पे सामाजिक विभिन्नता क्या है। तो हमारे समाज में विभिन्न जाति, धर्म, लिंग, नस्ल, संप्रदाय के लोग रहते हैं, यानी हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, और उनमें भी कई प्रकार की जातियाँ हैं। तो वे सारे आपस में क्या रहते हैं, भाईचारे के साथ मिलजुल के रहते हैं। उनमें विभिन्नता तो है, वे विभिन्न धर्म के हैं, विभिन्न लिंग के हैं, विभिन्न जाति के हैं, उनमें विभिन्नता होने के बावजूद वे मिलजुल के रहते हैं। तो वो कहलाती है सामाजिक विभिन्नता। अब इसके बाद समझेंगे सामाजिक विभाजन। तो सामाजिक विभाजन जो है वो सामाजिक विभिन्नता के क्या है, अपोजिट है, यानी उल्टा है। सामाजिक विभिन्नता में क्या है, विभिन्न जाति धर्म के लोग एक साथ मिलजुल कर रहते हैं, और सामाजिक विभाजन में क्या है, जब वो विभिन्न जाति धर्म के लोग आपस में मिलजुल के न रहने के बजाय अलग अलग रहते हैं, उनमें विभाजन हो जाए, तो वो कहलाता है सामाजिक विभाजन। संक्षेप में समझें कि कई जाति धर्म के लोग आपस में मिलजुल कर एक साथ रहें, तो वो कहलाता है सामाजिक विभिन्नता। और कई जाति धर्म के लोग आपस में मिलजुल के न रहें, वे बंटवारे चाहें, तो वो कहलाता है सामाजिक विभाजन। तो आइए प्रश्न क्रमांक पहला हल करते हैं। हर सामाजिक विभिन्नता सामाजिक विभाजन का रूप नहीं लेती, कैसे? तो हमने देखा कि समाज में विभिन्नता तो होती है, ठीक है, लेकिन कभी कभी ये विभिन्नता सामाजिक विभाजन नहीं कर पाती है। तो इसका कारण हमें बताना है। तो आइए इसका आंसर करते हैं। यहाँ से करना है, कोई आवश्यक नहीं है कि सभी सामाजिक विभिन्नता सामाजिक विभाजन का आधार होता है, यानी वो रूप हो। संभव हो तो भिन्न समुदाय के विचार भिन्न हो सकते हैं, ठीक है, परंतु हित समान होगा। इसका क्या मतलब है, ये उदाहरण से आपको ये समझ में आ जाएगा। देखिए यहाँ पे उदाहरण के लिए, मुंबई में मराठियों की हिंसा का शिकार व्यक्तियों की जातियाँ भिन्न थी। तो मुंबई शहर में जो मराठियों ने हिंसा किया था, तो जो हिंसा के शिकार हुए थे जो व्यक्ति, उनकी जातियाँ भिन्न थी, अलग अलग थी। धर्म भिन्न होंगे, लिंग भिन्न हो सकता है। ये कोई ज़रूरी नहीं है कि हिंसा का शिकार एक ही धर्म का हो, एक ही जाति लिंग का हो, ठीक है, परंतु उनका क्षेत्र एक ही था। कौन सा क्षेत्र था? उत्तर भारतीय थे, यानी उत्तर भारत के वो लोग थे। तो उत्तर भारत में क्या आ जाएगा, बिहार, झारखंड, अन्य राज्य आ जाते हैं। तो ये सारे लोग जो थे, यानी वो मजदूरी करने गए थे, मजदूर, और वहाँ पे मुंबई में, और मराठियों की हिंसा का शिकार हो गए थे। तो उनका लिंग, जाति, धर्म वो सारे अलग अलग थे, लेकिन उनका एक क्षेत्र कॉमन था, ठीक है, वो सेम था। क्या था? वे सारे उत्तर भारतीय थे, ठीक है, और उनका हित समान था। उनका हित क्या था? समान था, यानी वो मुंबई में क्या करने गए थे, वो मुंबई में मजदूरी करने गए थे, व्यवसाय करने गए थे, पेशा में संलग्न थे। मुंबई में मराठियों के हिंसा के शिकार जो व्यक्ति थे उत्तर भारत के, उनका जो लिंग, धर्म, जाति, संप्रदाय वो तो अलग अलग था, लेकिन उनका हित जो था वो समान था, यानी वो व्यापारी मजदूर थे, ठीक है। इसी कारण सामाजिक विभिन्नता सामाजिक विभाजन का रूप नहीं ले पाता, यानी मुंबई में वे सारे लोग अलग जैसे दृष्टिकोण से देखे जाने लगेंगे। ये सारे क्या है, उत्तर भारतीय हैं, ये मुंबई वासी नहीं हैं, इसीलिए वहाँ पे विद्रोह नहीं हुआ, विभाजन नहीं हुआ। ये आपको समझ में आ गया? तो यही इसका आंसर हो जाता है। तो यहाँ तक लिख लेना है आपको। चलिए देखते हैं इसका दूसरा प्रश्न। दूसरा प्रश्न देखिए, सामाजिक अंतर कब और कैसे सामाजिक विभाजन का रूप ले लेती है? तो सामाजिक विभिन्नता क्या है? सामाजिक विभिन्नता ही तो सामाजिक अंतर है। कोई इस जात का है, कोई उस जात का है, लिंग संप्रदाय का है, वो सामाजिक विभिन्नता यानी सामाजिक अंतर हो जाता है। तो ये सामाजिक विभिन्नता ही कैसे सामाजिक विभाजन का रूप ले लेती है, ये बताना है। तो यहाँ से हमें आंसर करना है, सामाजिक विभाजन तब होता है जब कुछ सामाजिक अंतर दूसरे अनेक विभिन्नताओं से ऊपर और बड़े हो जाते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे सवर्णों और दलित का अंतर। सवर्ण मतलब होता है ऊंची जातियाँ, और दलित मतलब होता है नीची जातियाँ जो होती हैं, दलित वर्ग कहलाता है। तो सवर्णों और दलितों का अंतर एक सामाजिक विभाजन है, क्योंकि दलित संपूर्ण देश में आम तौर पे गरीब, वंचित और बेघर होते हैं और भेदभाव का शिकार होते हैं, जबकि सवर्ण जो होते हैं ऊंची जातियाँ आम तौर पे संपन्न और सुविधाजनक युक्त होती हैं।
अर्थात दलितों को ये महसूस होने लगता है कि वे दूसरे समुदाय के हैं, वे क्या है, वो गरीब और पिछड़े हुए हैं। अतः हम कह सकते हैं जब एक तरह का सामाजिक अंतर अन्य अंतरों से ज़्यादा महत्वपूर्ण बन जाता है और लोगों को यह महसूस होने लगता है, यानी दलितों को यह महसूस होने लगता है कि वे दूसरे समुदाय के हैं, तो उनमें सामाजिक विभाजन की स्थिति पैदा होती है। ठीक है, तो ऐसे ही होता है सामाजिक विभाजन। देखिए, अमेरिका में श्वेत और अश्वेत का अंतर सामाजिक विभाजन है। तो अमेरिका में भी गोरे लोग और काले लोग भी होते हैं। बराक ओबामा जो अमेरिका के प्रेसिडेंट रह चुके हैं पूर्व, वे क्या थे, अश्वेत थे, वे काले थे। और श्वेत कौन थे, डोनाल्ड ट्रंप थे। तो वहाँ पे भी श्वेत और अश्वेत जातीय अंतर होता है, वहाँ भी सामाजिक विभाजन है। तो यही इसका आंसर हो जाता है। इसके बाद देखिए प्रश्न क्रमांक 3, सामाजिक विभाजन की राजनीति के परिणाम स्वरूप ही लोकतंत्र के व्यवहार में परिवर्तन होता है। भारतीय लोकतंत्र के संदर्भ में इसे स्पष्ट करें। तो ये प्रश्न का मतलब आपको क्या समझ में आया? सामाजिक विभाजन की राजनीति के परिणाम स्वरूप सामाजिक विभाजन कैसे होता है? जाति या धर्म के समुदाय के लोग जब अलग होना चाहें तो वो सामाजिक विभाजन होता है, जैसे जाति प्रथा हो गई। ठीक है, तो सामाजिक विभाजन की जब राजनीति होती है तो उसके परिणाम स्वरूप लोकतंत्र के व्यवहार में, यानी भारत क्या है, एक लोकतांत्रिक देश है, तो इस लोकतांत्रिक देश में ये क्या इसका प्रभाव पड़ता है? तो इसका आंसर ये रहा, भारतीय लोकतंत्र दुनिया का सबसे विशाल लोकतंत्र है। यहाँ पर विभिन्न जाति एवं धर्म को मानने वाले लोग हैं। यही कारण है कि विधानसभा में या लोकसभा में नेता अपने जाति, धर्म तथा भाषा एवं क्षेत्रवाद की राजनीति करते हैं, जो भारतीय लोकतंत्र के स्वरूप को बदल रहा है। कैसे बदल रहा है? देखिए, आरक्षण के प्रावधान के मुद्दे विभिन्न राजनीतिक पार्टियां द्वारा उठाया जाने लगा और 1971 में राजनीति में उच्च वर्ग लोगों का वर्चस्व था, लेकिन इसके बाद पिछड़े वर्ग के लोगों द्वारा राजनीति को प्रभावित किया जाने लगा। तो लोकतंत्र में कई जाति या धर्म के लोग रहते हैं, तो वो जाहिर सी बात है कि वे अपनी जाति का क्या करेंगे, बढ़ावा देंगे, आरक्षण की मांग करेंगे। तो इस तरह से भारतीय लोकतंत्र भी प्रभावित होगा, क्योंकि भारत में कई जाति संप्रदाय के लोग निवास करते हैं एक साथ। तो यही इसका आंसर हो जाता है। इसके बाद देखिए चौथा प्रश्न, 70 के दशक से आधुनिक दशक के बीच भारतीय लोकतंत्र का सफ़र सामाजिक न्याय के संदर्भ में संक्षिप्त वर्णन करिए। यानी 70 के दशक मतलब 1970 से आधुनिक दशक के बीच, यानी अब चल रहा है, उसके बीच लोकतंत्र का क्या उतार चढ़ाव हुआ, क्या बदलाव हुए सामाजिक संदर्भ के क्षेत्र में, वो बताना है। हर एक क्षेत्र से देखना है, जाति विशेष संप्रदाय हर एक क्षेत्र से देखना है। तो ये रहा इसका आंसर। 70 के दशक से आधुनिक दशक तक भारतीय लोकतंत्र का अनेक उतार चढ़ाव देखने को मिला। 1967 तक भारतीय राजनीति में स्वर्ण जातियों का वर्चस्व था, यानी उच्च जातियों का क्या था, वर्चस्व था, राज करते थे। 70 से 90 तक में सत्ता के कब्जे के लिए स्वर्ण और मध्यम पिछड़े जातियों का संघर्ष चला। 90 दशक के उपरांत यानी बाद पिछड़ी जातियों का वर्चस्व तथा दलितों का जागृति की अवधारणाएं राजनीति गलियारों में उपस्थित दर्ज कराती रही। आधुनिक दशक के वर्षों में राजनीति पलड़ा जो था वो दलित और महादलितों के पक्ष में झुकता रहा। तो पहले जो लोकतंत्र में क्या था, राजनीति में क्या था, वहाँ पे स्वर्ण जातियों का ज़्यादा बोलबाला था, लेकिन आज के समय में क्या है, दलित और महादलित के पक्ष में ये झुकता है, यानी सभी बराबर के नज़रिए से देखा जा रहा है। का आंसर हो जाता है। और देखिए पांचवा प्रश्न, सामाजिक विभाजनों की राजनीति का परिणाम किन किन चीज़ों पर निर्भर करता है? तो इसका आंसर आपको यहाँ से करना है। सामाजिक विभाजन की राजनीति 3 तत्वों पर निर्भर करती है। ये थोड़ा सा लंबा प्रश्न है, इसका आंसर तो यहाँ से लेके यहाँ तक हो जाएगा। इसका पहला जो हो गया होगा और इसके बाद होगा दूसरा। देखिए दूसरा आपको यहाँ से लेके यहाँ तक ही लिखना है और तीसरा हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, यानी सामाजिक विभाजन की राजनीति के परिणाम। इसके बाद देखिए प्रश्न क्रमांक 6, सामाजिक विभाजनों को संभालने के संदर्भ में इनमें से कौन सा बयान लोकतांत्रिक व्यवस्था पर लागू नहीं होता? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा घ। ये सारे लागू होते हैं। घ में क्या है, लोकतंत्र सामाजिक विभाजनों के आधार पर समाज के विखंडन की ओर ले जाता है। ये क्या है, ये बिल्कुल गलत है। लोकतंत्र जो है वो सामाजिक विभाजनों के आधार पर समाज के विखंडन की ओर नहीं ले जाता है, ये लोकतंत्र का उद्देश्य नहीं है। ठीक है,
तो ये क्या है, ये गलत है, ये सही नहीं है। तो इसका आंसर घ हो जाएगा। इसके बाद देखिए 7वां प्रश्न, निम्नलिखित 3 बयानों पर विचार करें। पहला क्या है, यहाँ सामाजिक अंतर एक दूसरे से टकराते हैं, सामाजिक विभाजन होता है। और दूसरा क्या है, ये संभव है, यानी कौन कौन से विचार जो सही है, ठीक है, वो हमें चुनाव करना है। यहाँ तो भारतीय लोकतंत्र में क्या है, यहाँ सामाजिक अंतर एक दूसरे से टकराते हैं और सामाजिक विभाजन होता है, ये तो बिल्कुल सही है। यह संभव है कि एक ही व्यक्ति की कई पहचान हो, ये सही है। उसकी कई जातियाँ होती हैं, संप्रदाय के आधार पर पहचान भी होती है, ठीक है। लिंग यानी कई तरीके से व्यक्ति की पहचान की जाती है भारतीय लोकतंत्र में। इसके बाद देखिए ग, सिर्फ भारत जैसे बड़े देशों में ही सामाजिक विभाजन होता है, ये बिल्कुल गलत है। भारत जैसे देशों में सामाजिक विभाजन नहीं होता, अमेरिका में भी होता है श्वेत और अश्वेत का सामाजिक विभाजन, दक्षिण अफ्रीका में भी होता है। तो इसका क और ख दोनों सही हो जाएगा। तो ये कौन सा ऑप्शन में है, ये ब में, ठीक है, क और ख यानी ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। इसके बाद देखिए 8वां प्रश्न, निम्नलिखित व्यक्तियों में कौन लोकतंत्र में रंग भेद के विरोधी नहीं थे, यानी जो व्यक्ति रंग भेद के विरोध नहीं कर रहे थे वे हमें अलग करना है। तो 4 व्यक्ति हैं। पहला क्या है, किंग मार्टिन लूथर, ये रंग भेद के क्या थे, विरोधी थे। ये अमेरिका के थे और इन्हें अमेरिकी गांधी भी कहा जाता है। ये रंग भेद का काफ़ी विरोध किया था। और महात्मा गांधी को तो हम तो जानते हैं। इसके बाद का देखिए ओलंपिक धावक टॉमी स्मिथ और जॉन कार्लिस, ये भी अमेरिका के क्या थे, धावक थे। ये भी रंग भेद उन्हें विरोध किया था, आँखों पे पट्टी बांध के दौड़ लगाई थी ओलंपिक में, ठीक। ये भी रंग भेद के विरोधी थे। और घ में क्या होगा, जेट कुड़ी, ये ब्रिटिश थी और ये अभिनेत्री है। ये बिल्कुल भी नहीं है रंग भेद में, इसका आंसर क्या होगा, घ हो जाएगा। इसके बाद देखिए 9 नंबर, निम्नलिखित को मिलान हमें करना है। पाकिस्तान में क्या है, पाकिस्तान में है इस्लाम, हिंदुस्तान में है धर्मनिरपेक्ष, एक धर्म को विशेष दर्जा नहीं है, इंग्लैंड में क्या है, प्रोटेस्ट है, ठीक है। इसके बाद देखिए 10वां प्रश्न क्रमांक 10वां देखिए, भावी समाज में लोकतंत्र का जिम्मेवारी और उद्देश्य पर एक संक्षिप्त टिप्पणी हमें लिखना है। यानी आज के समाज में जो लोकतंत्र जो समाज है, कई जातीय धर्म के लोग रहते हैं, ये देखते हुए लोकतंत्र की क्या जिम्मेवारी है, उसका क्या उद्देश्य है कि कैसे लोगों में तालमेल अच्छे से बैठाया जाए, ठीक है। तो ये हमें एक टिप्पणी लिखना है। तो इस तरीके से आपको आंसर करना है। भावी समाज में लोकतंत्र की जिम्मेवारी काफ़ी बढ़ गई है। आज समाज में जाति, धर्म, लिंग आदि को लेकर भेदभाव किया जा रहा है। इस समाज में विभिन्न प्रकार की विभिन्नताएं पाई जाती हैं और लोकतंत्र का उद्देश्य यह होना चाहिए कि समाज में हो रहे इन सामाजिक विभिन्नताओं तथा असमानताओं के बीच सामंजस्य यानी तालमेल बिठाए और भावी समाज के प्रति लोकतंत्र की यही जिम्मेवारी और उद्देश्य होना चाहिए। तो यही इसका आंसर हो जाता है। इसके बाद देखिए प्रश्न क्रमांक 11, भारत में किस तरह जातिगत असमानताएं जारी हैं, स्पष्ट हमें करना है। इस प्रश्न का क्या मतलब है, भारत में कई प्रकार की जातियां होती हैं, तो वहाँ पे जो लोग हैं जाति को कैसे बढ़ावा देते हैं, जाति प्रथा जो है भारत में तो है ही, वो कैसी, इनका क्या रूप है, ये बताना है। तो ये रहा, भावी समाज में जातिगत असमानताएं जारी हैं। आज भी एक जाति के लोग दूसरे जाति में विवाह नहीं करते हैं, न ही एक साथ बैठकर भोजन या अन्न में मिलाप करते हैं, ये बात सही है। वंशानुगत पेशा पर आधारित समुदाय जिसे हम जाति कहते हैं, आज समाज में इनकी पहचान एक अलग समुदाय के रूप में की जाती है कि वो इस जाति का है, वो उस जाति का है, और एक समुदाय दूसरे समुदाय से भिन्न होने लगते हैं। तो भारत में ये जातिगत असमानताएं तो काफ़ी देखने को मिलती हैं। जब शादी विवाह होता है और विवाह भी होता है तो एक ही जाति में होता है, और मेल मिलाप ये सारे होते हैं वो एक ही जाति समुदाय में होते हैं। ये सारे ये क्या है, ये जातिगत असमानताएं हैं। तो यही आपको लिखना है, समझ में आ गया होगा इसका आंसर आपको। इसके बाद देखिए 12 नंबर प्रश्न, क्यों सिर्फ जाति के आधार पर भारत में चुनावी नतीजे तय नहीं हो सकते हैं, इसके 2 हमें कारण बताना है। तो ये रहा इसका आंसर, जाति के आधार पर चुनावी नतीजे तय नहीं हो सकते हैं, इसके 2 कारण निम्नलिखित है। पहला कारण है देखिए यहाँ पे, देश में संसदीय चुनाव क्षेत्र में किसी एक जाति के लोगों का बहुमत नहीं है। तो भारत के संसदीय में क्या होता है कि भारत के विभिन्न प्रांतों से लोग चयनित होते हैं,
ठीक है। विभिन्न प्रांतों का बहुमत, एक प्रांत का बहुमत नहीं है, विभिन्न प्रांत का है बहुमत है। अतः प्रत्येक पार्टी और उम्मीदवार को चुनाव जीतने के लिए विभिन्न जाति एवं समुदाय के भरोसा हासिल करना पड़ता है। तो इसीलिए जाति के आधार पर चुनावी नतीजे तय नहीं हो सकते हैं। ये पहला हो गया कारण कि विभिन्न संसद चुनाव में विभिन्न प्रांतों से चुन के लोग जाते हैं। इसके बाद दूसरा, उम्मीदवार जाते हैं। दूसरा देखिए, यदि किसी चुनाव में एक ही जाति के लोग का प्रभुत्व माना जा रहा हो तो अनेक पार्टियों को उसी जाति के उम्मीदवार खड़ा करने में कोई नहीं रोक सकता। ठीक है, यानी एक पार्टी में अनेक उम्मीदवार खड़े हो सकते हैं। ऐसे में कुछ मतदाता के सामने उनकी जाति के 2 या 2 से अधिक प्रत्याशी खड़े हो सकते हैं और ऐसे में उस जाति का प्रभाव ज़्यादा रहता है। यही 2 कारण हो जाते हैं। इसके बाद देखिए प्रश्न क्रमांक 13, विभिन्न तरह की सांप्रदायिक राजनीति का ब्यौरा दें और सबके साथ एक एक उदाहरण दें। इसका आंसर थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, तो मैं यहाँ पे इसका स्क्रीनशॉट लगा देता हूँ, आपको वहीं से लिख लेना है। ठीक है, तो इसके बाद देखिए प्रश्न क्रमांक 14, जीवन के विभिन्न पहलुओं का जिक्र करें जिनमें भारत में स्त्रियों के साथ भेदभाव व कमज़ोर स्थिति में है। तो इसका भी स्क्रीनशॉट मैं लगा देता हूँ यहाँ पे। 15 और 16 दोनों का स्क्रीनशॉट आपको मिल जाएगा। 15 क्या है, भारत की विधायिकाओं में महिलाओं के प्रतिनिधित्व की स्थिति क्या है ये बताना है, तो इसका स्क्रीनशॉट यहाँ है। इसके बाद 16 देखिए, किन्हीं 2 प्रावधानों का जिक्र करें जो भारत को धर्मनिरपेक्ष देश बनाता है। कौन से 2 प्रावधान हैं, तो यहाँ पे स्क्रीनशॉट में लगा देता हूँ। इसके बाद देखिए प्रश्न क्रमांक 17, जब हम लैंगिक विभाजन की बात करते हैं तो हमारा अभिप्राय होता है, क्या होता है, तो इसका जो है 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ख, समाज द्वारा स्त्रियों और पुरुषों को दी जाने वाली असमान भूमिकाएं कि स्त्रियां क्या करेंगी और पुरुष क्या करेंगे, काम का बंटवारा हो जाता है। तो यही मुख्य क्या है, बिंदु है। इसके बाद 18 देखिए, भारत में यहाँ औरतों के लिए आरक्षण की व्यवस्था है, कहाँ है, तो इसका आंसर हो जाएगा ख, पंचायती राज संस्थाएं में। तो भारत में महिलाओं के लिए पंचायती राज संस्थानों में 1/3 आरक्षण की व्यवस्था है जो संविधान के भाग 9 और अनुच्छेद 243 में वर्णित है। ठीक है, इसके बाद देखिए प्रश्न क्रमांक 19, सांप्रदायिक राजनीति के अर्थ संबंधी निम्न कथनों पर गौर करें। सांप्रदायिक राजनीति किस पर आधारित होती है, एक धर्म दूसरे से श्रेष्ठ है। ठीक है, तो ये भी होती है, सांप्रदायिक जो व्यक्ति करता है एक धर्म दूसरे को श्रेष्ठ बताता है अपने धर्म को। विभिन्न धर्म के लोगों को समान नागरिक के रूप में खुशी खुशी साथ देते, ये नहीं होता है सांप्रदायिक राजनीति में। देखिए बस देखिए, एक धर्म के अनुयायी एक समुदाय बनाते हैं, ये भी हो जाएगा। एक धार्मिक समूह का प्रभुत्व बाकी सभी धर्मों पर कायम करने के शासन की शक्ति का प्रयोग नहीं किया जा सकता, ये नहीं होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अ और सा, ये दोनों आपको सही करना है कथन में। ठीक है, अ और सा ये क्या है, ये सांप्रदायिक राजनीति के अर्थ में ये सार्थक है। 20 देखिए, भारतीय संविधान के बारे में इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है, हमें सही नहीं है वहाँ पे टिक करना जो सही नहीं है। पहला क्या है, यह धर्म के आधार पर भेदभाव की मनाही करता है, तो ये बिल्कुल सही है। भारतीय संविधान में भेदभाव जो होता है धर्म के आधार पर वो मना किया गया है, वो सही है। ठीक है, और इसके बाद देखिए, यह एक धर्म को राजकीय धर्म बताता है, ये भारतीय संविधान में क्या है, ये गलत है। भारतीय संविधान में किसी एक धर्म को राजकीय धर्म नहीं बताया गया है, धर्मनिरपेक्ष बताया गया है, तो इसका आंसर हो जाएगा ख। ठीक, और भी देख लेते हैं, सभी लोगों को कोई भी धर्म मानने का आज़ादी देता है, ये भी सही है। किसी धर्म समुदाय की सभी व्यक्तियों को बराबरी का अधिकार देता है, ये भी सही है, ये गलत है। ठीक है, ख इसका हो जाएगा। इसके बाद देखिए 21 खाली स्थान आधारित सिर्फ भारत में होता है, यहाँ पे हो जाएगा जाति। जाति पर आधारित विभाजन सिर्फ भारत में ही होता है। ठीक है, यहाँ पे जाति भरना है। 22 में हमें सूची का मिलान करना है। आखिरी सवाल है, पहला देखिए क्या है यहाँ पे, अधिकारों और अवसरों के मामले में स्त्री और पुरुषों की बराबरी मानने वाला व्यक्ति क्या कहलाता है, वो कहलाता है नारीवादी। ठीक है, इसके बाद देखिए दूसरा, धर्म को समुदाय का मुख्य आधार मानने वाला व्यक्ति वो कहलाता है सांप्रदायिक। एक धर्म को जो मुख्य आधार मानता है वो सांप्रदायिक कहलाता है व्यक्ति।
तीसरा, जाति को समुदाय का मुख्य आधार मानने वाला वो जातिवादी। 4 देखिए, व्यक्तियों के बीच धार्मिक आस्था पर आधार पर 4 व्यक्तियों के बीच धार्मिक आस्था पर आधार पर भेदभाव ना करने वाला व्यक्ति वो धर्मनिरपेक्ष कहलाता है। किसी भी धर्म को विशेष अधिकार नहीं होता है और भेदभाव नहीं किया जाता धर्म के आधार पर, वो धर्मनिरपेक्ष कहलाता है। तो इस तरीके से ये सेशन समाप्त होता है। इसके बाद अगले वीडियो में अगला प्रश्न देखेंगे अगले चैप्टर का। धन्यवाद।